नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मियंडरिंग डॉक चैनल अगेन। माई सेल्फ डॉक्टर अभिषेक। आज हम दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। एक है द रियलिटी ऑफ ऑक्सीजन शॉर्टेज इन इंडिया एंड दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर जो आप लोग घर में भी यूज़ कर रहे हो। तो क्या इंडिया में एक्चुअली ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कम हो गया है? नहीं। इंडिया का आज के डेट में जो टोटल डिमांड है ऑक्सीजन का वो है 7,000 मेट्रिक टन, बट इंडिया में जो टोटल प्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का वो है 7,800 मेट्रिक टन। हम 800 मेट्रिक टन ज़्यादा होके भी आज के डेट में कोविड क्राइसिस में ऑक्सीजन इतना शॉर्टेज है। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारे पास ऑक्सीजन को प्रोडक्शन साइट से पेशेंट तक जो डिलीवरी का जो इकोसिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें बहुत सारे लूपहोल्स है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड क्राइसिस में एक टारगेट रखा है कि इंडिया में 90,000 मेट्रिक टन ऑक्सीजन का प्रोडक्शन करे। देखिए, इंडिया में जो टोटल ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड होता है उसका सिर्फ 15% ही हेल्थ केयर सेक्टर को पहुंचता है। बाकी जो 85% है वो जाता है इंडस्ट्रीज़ को। इंडस्ट्रीज़ में आप देख लीजिए, जो वेल्डिंग होता है, एसिटिलीन वेल्डिंग, उसमें बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत होती है। सबसे ज़्यादा खर्चा होता है स्टील इंडस्ट्री में। स्टील के इंडस्ट्रीज़ में आपने देखा होगा, उसमें बड़े बड़े फर्नेसेस होते हैं, उसमें लोहा, इस्पात वो सब पिघल जाता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है। उन फर्नेसेस को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तीसरा आता है आपका पेट्रोलियम इंडस्ट्री एंड देन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। वहाँ पे भी वेल्डिंग एंड कटिंग के लिए बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की खपत होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो इन इंडस्ट्रियल प्रोसीड्यूर्स को थोड़ी देर रोक के मेडिकल लाइफ की तरफ ऑक्सीजन को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश कर सकती है। और भी ज़्यादा ऑक्सीजन खर्चा होता है माइंस में। इंडिया में खदानें बहुत ज़्यादा हैं, डीप नीचे सॉइल के नीचे ऑक्सीजन नहीं होता है, तो जो माइनर्स होते हैं उनके लिए बड़े बड़े पाइप से नीचे ऑक्सीजन को सप्लाई किया जाता है। उससे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। आज के ज़माने में हम इंडस्ट्रियल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को थोड़ा बहुत अगर कॉम्प्रोमाइज़ करें तो हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अगर कर भी दिया तो प्रॉब्लम ये आता है कि जो ऑक्सीजन तैयार होता है गैसियस फॉर्म में, उसको स्टोरेज करने के लिए उसको लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है। एंड लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करने के बाद जो टेम्परेचर होता है वो होता है 183 टू 185 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी माइनस में। इतना कम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही हैवी इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है। एंड वहीं पे इंडिया मार खा गई। जो टैंकर्स होते हैं, जो ट्रक्स होते हैं, टैंकर्स होते हैं, ऑक्सीजन को प्रोडक्शन साइट से हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए उनको बोलते हैं क्रायोजेनिक टैंकर्स। ये साधारण ट्रक नहीं होते हैं, उनके पीछे मशीन लगा होता है, कूलिंग सिस्टम। किसी भी चीज़ का अगर टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है तो उसको क्रायोजेनिक बोलते हैं। इन क्रायोजेनिक टैंकर्स का जो टोटल नंबर्स है वो इंडिया में बहुत ही कम है, जिसके कारण प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बावजूद वो जहाँ पे बेनिफिशियरी को चाहिए वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। इसी चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने अपने बड़े बड़े जो विमान हैं, IAF C-17 ग्लोबमास्टर, उन विमानों का सहारे बड़े बड़े ट्रक्स को फ्लाइट से उड़ाकर जगह जगह पे पहुँचाने की जो अभी कोशिश की जा रही है। टाटा कंपनी ने क्या किया है कि सिंगापुर से एंड बाहर के दूसरे देशों से इन क्रायोजेनिक टैंकर्स को खरीद के इंडिया में लाने का अभी जिम्मा उठाया है। इंडियन रेलवेज ने भी ये जिम्मा उठाया है। रेलवे में बोगियों की जगह बहुत सारे क्रायोजेनिक टैंकर्स को एक साथ एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा रहा है, लेकिन ये जो ट्रेन से ये काफ़ी लेट चल रहा है, इसलिए वो टाइम पे नहीं पहुँच रहा है। और भी एक चीज़ है कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे ऑक्सीजन प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है जो एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट से NOC ना मिलने के कारण चालू नहीं हो पा रहे हैं। और ये जो ऑक्सीजन के जो टैंकर से रेलवे एवं फ्लाइट से आने के बाद पुलिस एंड लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ग्रीन कॉरिडोर बना रही है ताकि उनको डायरेक्टली प्रोडक्शन फैसिलिटी से हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके। एक और दिक्कत अभी आती है थर्ड लेवल पे। हॉस्पिटल तक तो पहुंच गया टैंकर, लेकिन वहाँ पे क्या शॉर्टेज है? वहाँ पे शॉर्टेज है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। जो काले काले सिलेंडर्स होते हैं ना ऑक्सीजन के, उसका बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। क्योंकि कोविड क्राइसिस में क्या हो गया है, ये 600 रुपये 700 रुपये में ऑक्सीजन सिलेंडर मिलता था, लेकिन अभी ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गया है, काला बाजारी शुरू हो गया है, तो वही सिलेंडर आज 20,000 रुपये 25,000 रुपये में मिल रहा है।
बहुत सारे लोगों ने जो मैनेज कर सके वो काले सिलेंडर अपने घर में खरीद के रख लिया है, तो हेल्थ सेक्टर के पास वो वाले सिलेंडर्स अभी कम पड़ गए हैं। तो अभी सिलेंडर्स नहीं है तो ऑक्सीजन का हॉस्पिटल में कैसे स्टोर रखेंगे, पेशेंट को कैसे देंगे, इसका भी एक प्रॉब्लम है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जर्मनी से ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट्स जो पोर्टेबल होते हैं वो उन्होंने खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे 25 पोर्टेबल प्लांट का इंडेंट हो चुका है। एंड डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO उन्होंने अपना एक खुद ऑक्सीजन पोर्टल सेटअप बनाया है जो हॉस्पिटल्स में सप्लाई के लिए अभी रेडी है। उसमें किसी असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक उसमें ऑक्सीजन का सैचुरेशन दिखता है। पेशेंट का जितना डिमांड है उतना ही ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई होता है। बात करते हैं ऑक्सीजन पेशेंट लेवल पे। आप जब घर पे मॉनिटर करते हो, पल्स ऑक्सीमीटर छोटा सा डिवाइस है, बहुत ही कॉमन डिवाइस है एंड आप लोग घर घर में आपने खरीद के रखा होगा, हॉस्पिटल में यूज़ हो रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर में पेशेंट के ब्लड में कितना ऑक्सीजन की मात्रा है वो दिखाता है, आपका पल्स रेट दिखाता है। इसको उंगलियों में लगाते हैं। कुछ चीज़ें हमें इसमें याद रखना पड़ेगा। पल्स ऑक्सीमीटर से जो लाइट निकलता है वो आप हमारे रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जो होते हैं उनमें रिफ्लेक्ट होके फिर सेंसर में जाता है, तो हमें दिखाता है कि कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है। नॉर्मल जो परसेंटेज होता है वो 95 से 100% के बीच में होता है। 96, 97, 98 दीज आर नॉर्मल परसेंटेज। 95 से नीचे होता है तो मतलब एबनॉर्मेलिटी स्टार्ट हो सकता है उसमें, और अगर 94 से नीचे आता है तो मतलब उसको और भी ज़्यादा ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो गया है, ये एक डेंजर साइन है। अब मैं बता देता हूँ कि पल्स ऑक्सीमीटर जो है उसका जो रीडिंग आता है आपका, अलग अलग कंपनी का अलग अलग पल्स ऑक्सीमीटर होता है, वो आप जो रीडिंग है उसमें +-2 का एरर आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो कभी भी फिक्स रीडिंग नहीं होता है। आप एक एक उंगलियों में लगाएंगे तो अलग अलग रीडिंग देगा। इस हाथ में रीडिंग थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा, दूसरे हाथ में थोड़ा और होगा, तो +-2 है वो आप याद रखिएगा। अगर 94 आता है रीडिंग, आप याद रख के चलिए कि वो 92 से 96 में वो फ्लक्चुएट कर सकता है। 94 इज नॉट द एग्जैक्ट रीडिंग। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में, जिस उंगली में आप पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे ध्यान रखिए उसमें नेल पॉलिश नहीं लगा हुआ हो, उसमें मेहंदी नहीं लगा हुआ हो, उसमें टैटू नहीं हो। अगर ऐसा होता है तो रीडिंग गलत आएगा। दूसरी बात, ऑक्सीमीटर लगाने के बाद आपके बॉडी को स्थिर रखना है। अगर आप ज़्यादा हिलेंगे, वॉक करेंगे, रन करेंगे तो फॉल्स रीडिंग आएगा। अगर किसी को पार्किंसनिज्म है, अगर किसी को नर्व का प्रॉब्लम है, अगर उसका हाथ ऐसे ऐसे कांपता है, ट्रेमर है, तो उस हाथ में ऑक्सीमीटर मत लगाइए, गलत रीडिंग आएगा। अगर कुछ ठंडी चीज़ आपने पकड़ा है, अगर आपको कोई बीमारी हो गई है, आपने कुछ ठंडा चीज़ पकड़ा है, तो ठंडी हाथ में ऑक्सीमीटर मत लगाइए, उसमें भी फॉल्स रीडिंग आएगा, लो रीडिंग आएगा। अगर किसी को पहले से COPD, ब्रोंकियल अस्थमा या लंग की कोई बीमारी है तो भी यूजुअली उसका रीडिंग थोड़ा कम आएगा। अगर घर में जिसका आप पल्स रीडिंग ले रहे हो ऑक्सीमीटर से, अगर वो स्लीपिंग कंडीशन में है, अगर वो सो रहा है, तो वो रीडिंग थोड़ा कम आएगा, वो रीडिंग एक्यूरेट रीडिंग नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन 95 to 100 के अंदर है तो ठीक है, इट्स फाइन, पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। 94% को कट ऑफ के लिए रखा गया है। अगर पेशेंट का सैचुरेशन 94 to 92 के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है तो हर 4 घंटे में उसका रेस्पिरेटरी रेट मॉनिटर कीजिए और उसका पल्स ऑक्सीमीटर से उसका सैचुरेशन मॉनिटर कीजिए। अगर 92 से नीचे चला जाता है ऑक्सीजन सैचुरेशन तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है। तब ऐसा हो सकता है कि वो बहुत जल्दी हाइपोक्सिया में चला जाए, पेशेंट बेहोश भी हो सकता है। और अगर 90 के नीचे चला जाता है तो वो बहुत ही रेड फ्लैग साइन है, उस टाइम पे उसको ICU की ज़रूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप देख रहे हो कि पेशेंट का ऑक्सीजन सैचुरेशन डाउन हो रहा है, 94 से नीचे जा रहा है, तो आप पेशेंट को प्रोन पोजीशन में लेटने के लिए बोल सकते हो, मतलब पेट के बल लेटने के लिए बोल सकते हो। चेस्ट के नीचे अगर आप एक तकिया रख के पेशेंट को लेटने के लिए बोलेंगे हाफ एन आवर, 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, तो ऐसा देखा जाता है कि सैचुरेशन थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे जो फेफड़े होते हैं, लंग्स होते हैं, उसका जो मिड पोर्शन होता है वो कम एरिएटेड होता है नॉर्मल बॉडी पोजीशन में। जब हम प्रोन पोजीशन में लेटते हैं पेट के बल, तो हमारा जो मिड पोर्शन ऑफ द लंग्स है उसमें ज़्यादा हवा जाता है अंदर, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल थोड़ा बढ़ जाता है। तो आपके घर में अगर कोई ऐसा पेशेंट है या इंसान है जिसका सैचुरेशन डाउन हो रहा है तो उसको प्रोन पोजीशन में लेटाइए। पेट के नीचे एक तकिया भी रख सकते हैं, चेस्ट के नीचे। आप
पेशेंट को दाएं साइड में या बाएं साइड में भी रख सकते हैं, चेस्ट के नीचे एक तकिया रख सकते हैं। सुबह आधा घंटा, रात को आधा घंटा आप ऐसे पोजीशन में ऑल्टर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि सैचुरेशन बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अगर ये सब पोजीशन करने के बाद भी सैचुरेशन इंप्रूव नहीं होता है तो उसको हॉस्पिटलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। पल्स ऑक्सीमीटर के यूज़ के बारे में आपको कुछ क्वेरी हो, ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में कुछ और क्वेरी हो तो वीडियो में कमेंट कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँगा। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे कोविड के होम केयर के बारे में। तब तक स्वस्थ रहिए, घर के अंदर रहिए, मास्क का यूज़ कीजिए, सुरक्षित रहिए, स्टे सेफ। धन्यवाद।